सभी वृद्धजनों को मेरा नमस्कार। कुर्सी की पेटी बांध लो और हो जाओ तैयार। आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो होगी, एक एपिक वीडियो होगी। आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो होगी जो इतिहास में नाम लिखा जाएगा जिस वीडियो का। और आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो होगी जो ये कर देगी हरियाणा के अंदर या पूरे देश के अंदर ये सेट कर देगी कि भाई अगर पेंशनर से पंगा लिया तो पेंशनर्स खेल बिगाड़ देंगे। आज की वीडियो एक ब्रह्मास्त्र वीडियो होगी। ब्रह्मास्त्र कहते हैं ना, एक ऐसा अस्त्र जो कभी खाली नहीं जाता, एक ऐसा अस्त्र जो चला दिया जाए तो उसे रोका भी नहीं जा सकता, ना हम रोक पाएंगे ना आप रोक पाएंगे। आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो होगी जो पॉलिटिकल पार्टियों को लोहे के चने चबवा देगी। आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें कोई झूठी खबर नहीं होगी। आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें ऊल जुलूल कोई बात नहीं होगी। आज की वीडियो होगी स्ट्रेटजी के बारे में, आज की वीडियो होगी रणनीति के बारे में, और आज की वीडियो होगी कि पेंशनर को पेंशन मिलेगी कैसे। तो आपसे इल्तिजा है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप आज की वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखने के साथ आज की वीडियो के बाद आप और मेरी सोच एकदम मिल जानी चाहिए, और हम जो करें, जो एक मत से एक साथ मिलकर एक जैसी ताकत से करें और ऐसा प्रहार करें, ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाएं, ऐसी शक्ति का मुजाहिरा करें, और ऐसा कहते हैं ना, कुछ ऐसा सेट कर दें, मामला ऐसा सेट कर दें कि पेंशनर के लिए अब कोई पेंशनर को हल्के में ना ले, और पेंशनर की विजय हो, और जो पेंशनर की बात करेगा, जो पेंशनर का काम करे, वही देश पे राज करे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें हुई, आपने जैसा देखा कि लगातार पिछले दिनों से वीडियो आ रही है, बहुत सारी वीडियो आ रही है जिसमें कि एक महीने की समय दिया, फिर 15 दिन का समय और दिया, इस तरह से चल रही हैं, मीटिंगें चल रही हैं। तो पिछली वीडियो में हमने साफ साफ कह दिया था कि मोदी जी हमें मीटिंग नहीं, हमें काम चाहिए, हमें पेंशन चाहिए। और दूसरी वीडियो में हमने गारंटी की बात की, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर और नेता आ गए, गारंटी लेने लगे कि इस बार पेंशनर का काम हो जाएगा। तो हमने उनको सीधा कहा, हमने कहा भाई अब ये बातों से काम नहीं, बातों से बात ना बनेगी, कुछ करके दिखाना होगा, और पेंशनर से आंख मिला के उन्हें जान से जाना होगा, उन्हें गद्दी से जाना होगा। तो जो गद्दी से जाने की तरकीब है, जो गद्दी से जाने की कला है, जो गद्दी से जाने का आइडिया है, और जो गद्दी से जाने की जद्दोजहद है, और जो गद्दी पर बिठाने की भी जद्दोजहद है, उन सब के विषय में बात करेंगे। धैर्य से सुनिए, बहुत गहरी बात करूंगा, और मैं चाहता हूं कि वीडियो आप अंत तक देखें, और वीडियो के बाद कमेंट भी करें और मुझे बताएं क्या ये जो मैं कहने जा रहा हूं, या जो हम करने जा रहे हैं, और या हम जो करेंगे, क्या उस पे आपकी सहमति है। अगर सहमति हो गई, और आपको, मैं अभी वीडियो शुरू कर रहा हूं, यहां से मैं आपको कन्विंस करने में अगर कामयाब हो गया, तो मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश के पेंशनर एक साथ न्याय ले ही लेंगे, और विद इन 1 मंथ कह लूं या 1-2 महीने के अंदर ले लेंगे। और जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो खलबली मचेगी उसकी बात होगी। चलिए अब विस्तार से थोड़ा समझते हैं कि करंट सिनारियो क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है। लगातार 10 सालों से पेंशनर लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने काम करके देख लिए, लेकिन उनका जो नेतृत्व था, पेंशनरों को जो नेतृत्व देने वाले थे, उनकी भी थोड़ी थोड़ी कमियां रही। कुछ लोग कहेंगे जी पोल पट्टी खुल गई, जो भी है, लेकिन व्हाटएवर इट इज, लेकिन उनकी कुछ कमियां रही कि वो सरकार के खिलाफ काम नहीं कर पाए, और समय समय आने पे सरकार की गोद में बैठे हुए भी दिखाई दिए, सरकारी नेताओं का प्रचार करते हुए भी दिखाई दिए। तो मोटी बात यह है कि इनसे तो ना हो पाएगा, तो फिर हो किससे पाएगा। तो हमने लास्ट में यही कहा था पिछली वीडियोस में कि हमें मसीहा नहीं, हमें खुद लड़ना पड़ेगा, खुद बनना पड़ेगा आगे। और खुद बनने के लिए क्या चाहिए कि लीडरशिप चाहिए, लोकल लीडरशिप चाहिए, किसी राज्य में लीडरशिप चाहिए। तो लोकल लीडरशिप की खोज में लग गए, लेकिन अब लोकल लीडरशिप भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि पेंशनर एक वोट कर सकता है, लेकिन पेंशनर में से नेता निकालना बड़ा मुश्किल है, और ये निकलेगा। कहते ना, धीरे धीरे रहमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आवे फल होए।
तो हम धीरे धीरे सींच रहे हैं जो पेंशन की बगिया को, इसमें से लीडरशिप निकले और वो अपना काम करे, क्योंकि उधार की लीडरशिप से, चमचों की वजह लीडरशिप से कोई काम होता नहीं है। सिर्फ लटकाना, भटकाना और अटकाने का काम होता है, जो लगातार हो रहा है, चाहे वो मीटिंग के रूप में हो, चाहे वो पत्र देने के रूप में हो, चाहे वो नेताओं से मिलने के रूप में हो। तो ये लटकाने भटकाने की रणनीति से आगे हमें अपने लीडर निकालने पड़ेंगे। लेकिन अब जब हमने बिगुल छेड़ दिया, जब लड़ाई, जब सामने फ्रंट पे दुश्मन खड़ा हुआ है, तो फिर अगर लीडर नहीं है तब भी तो लड़ना तो है ही। लड़े तो लड़े कैसे? सेना तो है, सेनापति नहीं है। सेनापति ढूंढते मिलते हैं तो सेनापति मिलता ही नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो बहुत कम मात्रा में सेनापति हैं। तो इस समस्या का जो समाधान है वो कैसे करें? अब हरियाणा चुनाव का हमने बिगुल दे दिया, हरियाणा चुनाव की हमने बात शुरू कर दी, हरियाणा चुनाव में हम क्या करेंगे ये हमने सोच लिया। लेकिन अब हमारे पास कैंडिडेट कितने आए हैं? हरियाणा चुनाव में नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे पास 1 या 2 कैंडिडेट ही अब तक हैं। वो कि 2-3 लोगों से और बात हो रही। तो मोटा मोटी बात यह है कि हम अब 2-3 दिनों में कैंडिडेट ज्यादा ला नहीं सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट हमारे कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। लेकिन उनसे कुछ क्या हो पाएगा? और 4-5 में से भी कितने अपने होंगे? क्योंकि अब उनको जज करना इतनी जल्दी, जो पहले से आया हुआ था वो तो आंदोलन से निकला हुआ होता, अब सडनली कोई आ गया तो क्या कर लेंगे हम? लेकिन जो 1-2 कैंडिडेट हैं उनको छोड़ दिया जाए तो 90 सीटों पर मैदान खाली है एकदम। और खाली मैदान में हम क्या करें? तो यही सवाल है और इसी सवाल का जवाब दूंगा। जवाब देने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा चुनाव 2019 में जब हुआ, तो 2019 के अंदर हरियाणा चुनाव में लगभग 70% के आसपास वोटिंग हुई, 69% के आसपास वोटिंग हुई। और आंकड़े थोड़े से दुरुस्त हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। और उस वोटिंग के अंदर बहुत सारी पार्टियां थी, जैसे जेजेपी थी, कांग्रेस थी, बीजेपी थी, बीएसपी थी। बहुत सारी पार्टियां चुनाव में उतरी और उनमें से सरकार बनी, बड़ी मुश्किल से बनी और गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि जो वोट परसेंटेज था अलग अलग पार्टियों को, वो पार्टियों में वोट बट गया। तो अब बहुत सारे लोग हमारे साथ जो हैं, वो शायद आपको पता है कि वो कुछ लोग सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, हर आदमी के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर होता है। परिवार से भी आता है, किसी जाति से आता है, किसी धर्म से आता है, कोई ना कोई पार्टी के प्रति थोड़ा बहुत उसके मन में लगाव होता ही है। ये सत्य बात है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई पीछे से कोई ना कोई पारिवारिक बैकग्राउंड से या धार्मिक बैकग्राउंड से या फिर जातीय बैकग्राउंड से किसी ना किसी पार्टी का वोटर रहा है या किसी पार्टी को वोट देता रहा। और पेंशनर तो अक्सर अब जब 60-70 साल के हो गए तो किसी ना किसी पार्टी को तो वोट देते रहे होंगे। तो जब सबको अपनी पार्टी से उम्मीद होती है तो क्या कहते हैं, जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, जैसे कोई बीजेपी को पसंद करने वाला है तो वो नाराज तो है, लेकिन वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। वो चाहे कहीं वोट देने नहीं जाएगा लेकिन वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा, क्योंकि वो उसका सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी की तरफ है। हाँ, जो कांग्रेस को मानने वाला है वो कांग्रेस को वोट दे देगा। अगर बीजेपी कह दे कि पेंशन लाएंगे तब भी शायद बीजेपी को वो वोट ना करे। ऐसे ही कोई बीएसपी को मानने वाला है, कोई अन्य पार्टी को मानने वाला है, वो अपनी अपनी पार्टी में लोग सॉफ्ट कॉर्नर होता है और वो चाहते हैं कि मेरा वाला बंदा काम करे। लेकिन असलियत ये है कि कोई काम करने को तैयार नहीं है, काम क्या बात करने तक को तैयार नहीं है। सिर्फ ना बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, ना कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, और ना ही कोई अन्य छोटी मोटी पार्टियां जो अब उग गई हैं कुकर मुत्ते की तरह, जैसे जेजेपी हो गई या फिर आम आदमी पार्टी हो गई, ऐसी पार्टियां हैं। इनको भी कुछ पता नहीं है, ये भी सिर्फ अपने जो सेट गोल्स हैं उस पर चल रही हैं। ट्रेडिशनल जो उनकी पॉलिटिक्स है, कोई जाट पॉलिटिक्स, कोई नॉन जाट पॉलिटिक्स, कोई जाति की पॉलिटिक्स, कोई धर्म की पॉलिटिक्स, कोई हिंदू मुस्लिम, इन्हीं पर सब चल रही है। पेंशन का किसी को ध्यान ही नहीं, और ध्यान नहीं है तो वो उठाएगा क्यों आपका मुद्दा। और असल में ये सोच रहे हैं कि पेंशन जैसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कोई ग्रुप होता ही नहीं, लोग तो उसी पे वोट देंगे, पेंशन के मुद्दे पे लोग वोट नहीं देंगे। तो ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है पेंशनर को, इस भ्रम जाल को तोड़ना कैसे है, इस भ्रम जाल को तोड़े कैसे हम कहें कि पेंशनर एक कोर वोट बैंक है और पेंशनर जिसको चाहे जिता सकता है, जिसको चाहे हरा सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये दावा भी करते हैं, जैसे कहते हैं कि भाई बीजेपी क्यों हारी, 240 सीट है, तो वो कहेंगे जी जवानों की वजह से हारी, ओआरओपी वाले आएंगे कि ओआरओपी में कमियां थी उसकी वजह से हारी, कुछ लोग कहेंगे कि किसानों की वजह से हारी, कुछ लोग कहेंगे कि बेरोजगारों की वजह से हारी, कुछ लोग कहेंगे अग्निवीर की वजह से हारी, कुछ लोग कहेंगे
पुरानी पेंशन की वजह से हारी, कुछ लोग हमारे जैसे कहेंगे नहीं 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 ईपीएस 95 की गुस्से की वजह से हारी। लेकिन ये तय कौन करेगा कि किसकी वजह से हारी? तो इसको सेट कर देना, साफ साफ क्लियर कट कर देना कि देखो हरियाणा चुनाव के अंदर हम सीधा क्लियर कट बता दें कि भाई तुम हार रहे हो या जीत रहे हो, जो भी हार रहा है या जीत रहा है वो उसमें पेंशनर का बहुत बड़ा रोल है, ये तय कर देना। ये तय कब हो सकता था? ये तय हो सकता था कि या तो आपके कैंडिडेट उतरते, आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी होती, तो हमारे पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की तो दूर की बात करें, या तो पेंशन, या फिर ऐसा होता कि भाई कोई पार्टी विपक्ष या पक्ष आपका मुद्दा उठा के उस पे राजनीति कर रहा होता, उसको लामबंद करता। ना तो पक्ष कर रहा है ना विपक्ष कर रहा है, तो हम क्या करें, हम कैसे इससे चलें? तो हम कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाएं जिससे कि हम सफलता पा लें? तो आइए अब हम थोड़े डेटा की बात करते हैं, विनिंग मार्जिन की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर 5 सीटें लगभग ऐसी थी जिनमें 1% के लगभग या उससे कम, 5 से 10 सीटें ऐसी थी, 5 और 10 सीटों के बीच में जो 1% के आसपास जीत का मार्जिन था। जीत का मार्जिन कहते हैं कि जीतने में और हारने वाले में डिफरेंस, यानी अगर थोड़ा डिफरेंस इधर चला जाता या उधर चला जाता तो दूसरा वाला व्यक्ति जीत सकता था। 2-4 हजार वोटों से हार जीत हो रही थी। हमें इसी पे फोकस रखना है और आगे मैं जो बताऊंगा वो आपको समझना है और समझ के अपनी रणनीति बनानी है। और हरियाणा चुनाव के अंदर हमें ये सिद्ध करना है, हमें ये दिखाना है कि पेंशनर की ताकत है और पेंशनर सत्ता को बिगाड़ सकते हैं और पेंशनर सत्ता को बना भी सकते हैं। और ऐसा ना हो जाए कहीं देखिए कि पेंशनर के कंधे पे रखे कांग्रेस गोली चला दे और बीजेपी चली जाए और कांग्रेस आ जाए, या फिर बीजेपी पेंशनर को बेवकूफ बना के 15 दिन में दे देंगे, ये दे देंगे, कोई लेके बीजेपी पेंशनर का वोट ले जाए और कांग्रेस चली जाए। यानी हमें हमारे वोट का किसी पार्टी को फायदा नहीं होने देना है, हमें हमारे वोट का फायदा खुद लेना है। तो ये कैसे होगा? तो मैंने बताया कि 1% के लगभग ऐसा वोट था, 1% के लगभग। ध्यान से सुनिए मेरी बात और वीडियो में बने रहना, बहुत जरूरी बात कर रहा हूं। और ये वीडियो लंबा होगा थोड़ा, तो आप लंबा होने का मतलब ये नहीं है कि आप समझ ना पाए कि ये आपकी पेंशनर की जिंदगी का सवाल है। आपको क्या करना है ये भी बताऊंगा। 1% मार्जिन से हार जीत होती है, यानी अगर 1% वोट कंसोलिडेट हो जाए तो 5 से 10 सीटों को वो कभी भी इधर उधर कर सकता है। 90 में 5 से 10 सीटों का मतलब है लगभग 10%। और पिछली बार जेजेपी की मदद से जब बीजेपी ने सरकार बनाई थी तो जेजेपी के पास भी लगभग इतनी ही सीटें थी, 10 के आसपास या 10 से कम ज्यादा होंगी, एग्जैक्ट फिगर आप लोग देखिए, इतनी सीटें थी। तो इतनी सीटों के अंदर उन्होंने सरकार में वो शामिल हो गए। तो सोचिए कि 10 सीटों पे 15 सीटों पर अगर 1% वोट हो तो 10 या 15 सीटों को वो 1% वोट डिसाइड कर देगा। वो जिधर चला जाएगा, सपोज करिए 1% लोग वोट कांग्रेस के फेवर में चला गया तो कांग्रेस के 10 कैंडिडेट ज्यादा जीत जाएंगे, और बीजेपी के अंदर चला गया तो बीजेपी के 10 कैंडिडेट ज्यादा जीत जाएंगे, यानी किसी की भी सरकार बना सकते हैं। लेकिन वो वोट आइडेंटिफाई कैसे हो, वो वोट अलग से आइडेंटिफाई कैसे हो, इस विषय पे बात करेंगे। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, इसमें एक और आंकड़ा बताता हूं मैं आपको। तो इसमें जब इतने कम पे हार जीत हो रही है तो 2% के लगभग ऐसे थे जिसमें 20 के करीब, 2 या 2.5% के बीच में अगर हम मान लें तो 15 से 20 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका मार्जिन 2% था लगभग पड़े हुए मतों का यानी कि 10-12 हजार से जीत हो रही थी। यानी कि अगर 2% वोट हो, सिर्फ 2%, 100% में सिर्फ 2%, यानी 100 में सिर्फ 2 आदमी खड़े हो जाएं जो वोट देने गया उसमें से, तो वो 25 से 30 सीटों को जिधर वो जाएंगे वो 2 आदमी डिसाइड करेंगे। 100 आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। जो ट्रेडिशनल वोटर है, जो जात पे दे रहा है, धर्म पे दे रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो 2% वोट जो बिल्कुल फ्री है, जो फ्री है, जिसको कहते हैं अपने आप से फ्री है, अपना निर्णय लेने की क्षमता रख सकता है और वो अच्छा बुरा सोच सकता है, वो 2% जिसे चाहे राजा बना दे और जिसे चाहे रंक बना दे। तो आपको वो 2% वोट बनना है। अब वो 2% वोट कैसे बनोगे आप? अब मैं आपको एक और दिलचस्प आंकड़ा देता हूं। देखिए उसके अंदर क्या है कि जब मैंने बहुत एनालिसिस किया रणनीति बनाते समय कि भाई हम पेंशनर को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो एक चीज मैं देख के चौंक गया।
लगभग आधा परसेंट लगभग आधा परसेंट वोट किसको मिला था? नोटा को मिला था। नोटा तो आप सब जानते हो कि नन ऑफ दी अबव, हमें कोई पार्टी पसंद नहीं, हमें कुछ पसंद नहीं, ऐसे लोग लगभग 50,000 से ज्यादा ऐसे लोग थे, 60,000 के करीब, एग्जैक्ट देखना पड़ेगा फिगर, लेकिन हाँ इतना आधा परसेंटेज के हिसाब से देखें कि 100 में मतलब 200 आदमी में एक आदमी ऐसा है जो नोटा को पसंद करता है। हमें क्या चाहिए? 100 में 2 आदमी चाहिए। तो हमने क्या सोचा, हमने क्या किया, मैंने सोचा कहीं अगर हम सब लोग मिलकर, हम किसी पार्टी के हो, देखो बीजेपी वाला कांग्रेस को नहीं देगा, कांग्रेस वाला बीजेपी को नहीं देगा, लेकिन पेंशन से तो सभी दुखी हो ना, और ना तो बीजेपी करने वाली है ना कांग्रेस करने वाली है, क्योंकि किसी के प्राइम एजेंडे में ये बात है ही नहीं। कोई मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, कोई नफरत की दुकान खोल रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा है, कोई पता नहीं क्या आतंकवाद की बात कर रहा है, कोई 370 लगाने की बात कर रहा है। अंट संट बातें हो रही हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कोई बात ऐसी नहीं हो रही है जो सबको पेंशन के मुद्दे की बात हो। कोई जाति की बात कर रहा है, जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, मतलब सिरे से। लेकिन जो मोटी मोटी बात है कि पेंशनर के हक की बात नहीं कर रहा, 6-7 करोड़ लोगों की परिवारों की बात कोई नहीं कर रहा। तो हमको क्या करना है? मैंने ये सोचा कि अगर नोटा के साथ हम लोग मिल जाएं, नोटा हमारा कैंडिडेट हो जाए अगर फॉर एग्जाम्पल, तो आधा परसेंट वोट तो हमारे पास है ही। हमको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा हमको उसको 2% तक ले जाना है वोट को। नोटा का जो आधा परसेंट पिछली 2019 में था, नोटा को अगर 2% वोट मिल जाए तो नोटा के वोट विनिंग मार्जिन के वोट से ज्यादा हो जाएंगे। और हमको ये प्रचारित करना है कि भाई नोटा का वोट हमारा वोट है, क्योंकि आधा परसेंट से ज्यादा वोट नोटा को कभी वोट पड़ा ही नहीं। ऐसा मानिए आप, नोटा को वोट नहीं पड़ा, और अगर वो 2% पड़ गया और हम ही इस कैंपेन को चलाएं कि वोट फॉर नोटा, वोट फॉर नोटा, वोट फॉर नोटा, सिर्फ हरियाणा चुनाव के लिए, तो क्या होगा? अगर ये कहीं 2% हो गया तो 25 सीटें, 20 से 25 सीटें हम घुमा देंगे। मतलब जिसकी सरकार बन रही है उसकी नहीं बनेगी, और वो कहेगा कि यार ये 2% जो वोट था, ये जो नोटा को चला गया, क्योंकि नोटा का वोट तो आधा परसेंट है, तो हमें 1.5% वोट या 1 से 1.5% वोट की और जरूरत है। और उस वोट को मिलाकर अगर हम नोटा को डाल दें तो ऐसा ब्रह्मास्त्र चलेगा कि सारी पार्टियों की दुकानें उड़ जाएंगी, जीतने वाले हार जाएंगे और हारने वाले जीत जाएंगे। अच्छा, हमारा क्या फायदा होगा भाई? कोई हार गया कोई जीत गया, हमारा क्या फायदा होगा? हम कम से कम पेंशनर वोट बैंक के रूप में रिकॉग्नाइज तो हो जाएंगे कि ये पेंशनरों ने किया। ये मत्था, ये जो रायता फैलाने का मत्था है ना, ये हार का मत्था है, ये खेल बिगाड़ने का खेल बिगाड़ने का जो ब्लेम है, मत्था कह रहा हूं मैं, ब्लेम, ये ब्लेम हमारे सर आना चाहिए कि हमने बिगाड़ा है, हमारे वोट ने बिगाड़ा है, और ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए हमारे पास। हम कहेंगे देखो हमने एक कॉल दी थी, हमने कॉल दी थी कि भाई आधा परसेंट वोट नोटा को मिला था और हमने इस आधा परसेंट को 2% कर दिया। 2% की वजह से 25 सीटों पर जब कोई एनालिसिस करे, कोई वीडियो बनाए, कोई उसमें बैठे, तो ये बात पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाएगी कि पेंशनरों ने ये तय किया कि नोटा को वोट देना, वो किसी भी पार्टी के हैं, नोटा को वोट दे देंगे। तो क्या होगा कि जो 2% के करीब वोट हुआ, जिससे 25 सीटें बदल गई, और उन 25 सीटों का जो जिनका विनिंग मार्जिन से ज्यादा नोटा को वोट मिला, वो सीटें नोटा की वजह से हराई जाएंगी, यानी पेंशनर की वजह से हराई जाएंगी। तो ये सीधा सीधा मैसेज चला जाएगा कि पेंशनर ने इतनी सीटों पर हरा दिया लोगों को, और इतनी सीटों को पेंशनरों के वोट बैंक ने इतनी चीजों को इफेक्ट कर दिया। अब सरकारें डरेंगी। सपोज करो बीजेपी हारी, तो किसके सर पे? बीजेपी ये नहीं कहेगी कांग्रेस की वजह से हारे, बीजेपी कहेगी यार हमने पेंशनर की बात नहीं सुनी थी, हरियाणा तो चला गया हमारे हाथ से। अगर कांग्रेस जीतते जीतते रह गई तो कांग्रेस क्या कहेगी? यार पेंशनर की बात थोड़ा और उठा लेते, थोड़ा मेहनत कर लेते, 10-5 सीटों पे फर्क था, जो विनिंग मार्जिन था, पेंशनर को साथ ले लेते। हमने किसानों को ले लिया, हमने जवानों को ले लिया, हम पेंशनर को साथ ले लेते और पेंशनर के मुद्दे को मुखरता से अपनी प्राइम एजेंडे में रखते, तो हम जीत जाते। कहने का मतलब ये है कि पेंशनर ये सेट कर देगा, जैसे दलित वोट बैंक सेट कर देता है, हिंदू वाले सेट कर देते हैं, मुस्लिम वाले सेट कर देते हैं, भैया हमको किसको देना है, तो पेंशनर भी ये सेट कर देगा। अगर पेंशनर की बात जो करेगा, हिंदू वाले हिंदू मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं कि भैया ये करोगे तो हम वोट देंगे, मुस्लिम वाले ये करते हैं कि भैया ये करोगे तो हम वोट करेंगे, जाति वाले ये करते हैं कि रिजर्वेशन दोगे तो हम वोट करेंगे, तो क्या वो वोट बैंक सब रिकॉग्नाइज है कि भाई इतने परसेंट है, उस पर खूब डिस्कशन होता है। पेंशनर पे कभी डिस्कशन नहीं होता,
और पेंशनर को सिर्फ 2% होना है। 2% कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हरियाणा चुनाव में हमने ये कर दिया, अगर हरियाणा चुनाव में हमने ये ब्रह्मास्त्र चला दिया, अगर हरियाणा चुनाव में हमने नोटा का बटन दबा दिया, तो क्या होगा? और नोटा कहीं आधे % से उछल के 2% पे आ गया, जो मेरे लक्ष्य है। आप 5% कर दोगे तो हम सबको सुपड़ा सापी कर देंगे एकदम। फिर तो सारे टीवी चैनलों पे डिबेट चल जाएगा कि भाई इतने सारे लोग कहां से आ गए, इतने सारे, ये 5% वोट नोटा को क्यों पड़ा? फिर क्या जाएगा? फिर हमारी आपकी वीडियो चलेगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये वीडियो एपिक वीडियो, और इसके बाद जो वीडियो आएंगी, जितनी वीडियो आएंगी, सब मैं नोटा के इर्द गिर्द बनाऊंगा, पूरी कैंपेन चलाऊंगा नोटा के लिए। क्योंकि नोटा के जरिए हम लोग रिकॉग्नाइज होंगे, हम लोग नोटा के जरिए लगातार इस बात को कहने में रह जाएंगे कि हम पेंशनर थे और हमने नोटा को अपना उम्मीदवार बनाया। नोटा को उम्मीदवार इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें हमारे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, या हमारे उम्मीदवार अभी, पौधा भी छोटा है, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि हमारे उम्मीदवार आगे निकल पाए। लेकिन हाँ, हमारे पास वोटर तो है, हमारे पास पेंशनर तो है, हमारे पास आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम सब लोग हैं। तो अगर हम सब लोग मिलकर इस 1 महीने में अगली 5 अक्टूबर को किसी भी तरीके से नोटा को विनिंग मार्जिन से ज्यादा वोट डलवा देते हैं, तो कम से कम ये सारी सरकारें, ये सारे टीवी चैनल, ये सारा बड़ा मीडिया इस बात को कहने के पड़ जाएगा कि पहली बार तो सब चौंक जाएंगे कि नोटा को इतना वोट कैसे पड़ गया आप। और ये इससे बड़ा विरोध प्रदर्शन कोई कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ा विरोध प्रदर्शन बन नहीं सकता। मालूम है क्यों नहीं बन सकता? मैं आपको बताता हूं कि देखिए, अभी हाल फिलहाल 1-2 जगह पे ऐसा हुआ कि किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को कैंडिडेट वो हट गया मैदान से, तो पॉलिटिकल पार्टी ने, शायद कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, उसने कहा नोटा को वोट कर दो, तो लाखों वोट नोटा को पड़ गए। तो उससे क्या हुआ? उनका जो वोट था, कैंडिडेट बेशक हटा दिया चालाकी से, लेकिन उनका वोट था रिकॉग्नाइज हो गया कि भाई 2 लाख लोग वोट, वो किसके वोट थे? वो कांग्रेस के वोट थे। तो पेंशनर का वोट कैसे रिकॉग्नाइज होगा? पेंशनर की तो कोई वजूद ही नहीं है, पेंशनर को कोई वैल्यू मानता ही नहीं है, पेंशनर को कोई जानता ही नहीं है, कोई कहता भी नहीं कि पेंशन के नाम पे भी वोट पड़ जाएगा। कम से कम पहली सीढ़ी ये है कि लोग माने कि पेंशन भी एक मुद्दा है और पेंशन के ऊपर भी वोट पड़ सकता है, और इसीलिए पेंशन के ऊपर नोटा को वोट पड़ा है। ये हम कहना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। और जब ऐसा हो जाएगा तो आपको इज्जत मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा एज ए पेंशनर, आपको सम्मान मिलेगा एज ए सीनियर सिटीजन, और आपको फिर आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी मंच से कोई बात कही जाएगी तो कह रहे यार ये खेल बिगाड़ देंगे, ये ब्रह्मास्त्र चला देंगे, ये किसी एक तरफ हो गए तो पूरी सत्ता की जड़ें उखाड़ देंगे, और ये अपने कैंडिडेट भी खड़े करने की स्थिति में हो जाएंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, लेकिन हरियाणा के चुनाव में हमें नोटा को अपना कैंडिडेट बनाना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं, देखो, अगर आपको ये बात अच्छी लगती है, आपको ये अच्छा लगता है और आपको लगता है ये ब्रह्मास्त्र होगा सरकार पर दबाव डालने के लिए, लगातार हम कहते हैं कि हमें विरोध करना चाहिए, हमें प्रदर्शन करना चाहिए, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई भारत बंद कर दो, तो भाई भारत बंद नहीं कर सकते हम, इतनी हमारी क्षमता नहीं, सब बुजुर्ग हैं। क्या रोल रोक लेंगे? क्या बाजार बंद करा सकते हैं? नहीं करा सकते। वो लगता नहीं है कि कोई फीजेबल चीज है कि भारत बंद करा सकते हैं पूरे देश में पेंशनर। दूसरी, किसी ने कहा कि रेल रोक दो, तो बुजुर्गों, जवान लड़के होते तो हम बोल भी देते रेल रोक लो, लेकिन बुजुर्ग नहीं कर पाते। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो सब करके देख चुके हैं। तो कहने का मतलब है, विरोध का कोई नया तरीका आना चाहिए, और अपना आपत्ति या अपना जो कह रहे, अपनी परेशानी दर्ज कराने के लिए लोकतंत्र में सबसे अच्छा तरीका वोट ही है। और वोट में भी, क्योंकि छोटा राज्य है, तो उस छोटे राज्य में, हरियाणा के राज्य में, हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब करना क्या होगा हमें, और आपको करना क्या होगा? सबसे पहले तो आप लोग अगर मेरी इस बात से सहमत हो कि इस बार हरियाणा चुनाव में हमें नोटा को अपना उम्मीदवार बनाकर, नोटा को वोट देकर उसको 2 से 3% तक पहुंचा देना है, और जिससे सारी पार्टियों का गणित बिगाड़ देना है, सारी पार्टियों का समीकरण बिगाड़ देना है, और सारी पार्टियों का खेल बिगाड़ देना है कि, और हमें यह सिद्ध कर देना है कि हम भी एक नया आइडिया सेट कर सकते हैं। तो आप कमेंट में लिख दो नोटा, NOTA, नोटा। नोटा हिंदी में भी लिख सकते हो, मराठी में लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन नोटा लिख दो। नोटा लिखने का मतलब ये होगा कि मैं समझूंगा कि जो मैं आगे करने वाला हूं उसमें आपकी भी सहमति है, आपको भी
आपका भी प्यार आ गया और आपका भी कि हरियाणा चुनाव के अंदर हम नोटा दबा लें, और हरियाणा चुनाव के अंदर हम नोटा को अपना उम्मीदवार बना लें, और हरियाणा चुनाव के अंदर हम नोटा को इतना वोट दे दें, इतना वोट दिला दें। हम इतना तो नहीं है कि हम अपना कैंडिडेट जिता ले, लेकिन इतना तो है कि हम जो भी जीतेगा, जो भी हारेगा, उसको डिसाइड करें। विनिंग मार्जिन से ज्यादा अगर हम वोट ले आए तो हम अपना खूंटा गाड़ देंगे और हम अपना ब्रह्मास्त्र चला देंगे। और कहते हैं ब्रह्मास्त्र जब चलता है, ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता, ब्रह्मास्त्र कभी बेकार नहीं जाता, और ब्रह्मास्त्र जब चल जाएगा तो वो अपना रिजल्ट देता है, वो विनाश करके रहता है। तो हम इनकी बुद्धि का जो पेंशनर के खिलाफ है, उस बुद्धि का विनाश कर देंगे और नई बुद्धि इनको आएगी कि भैया पेंशनर से पंगा मत लो, बुजुर्गों से पंगा मत लो। हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम लोग सर नहीं फुड़वा सकते, हम लोग घिराव नहीं कर सकते, वोट तो कर सकते हैं और वोट की शक्ति तो दिखा सकते हैं। और वोट की शक्ति भी हम कम है, चलो हमने मान लिया हम कम है, हमारा परिवार और हम मिल जाएं तो 2% वोट हरियाणा में मिल सकता है। अब आपको सबको क्या करना है, आपको सबको, कोई महाराष्ट्र में बैठा है, कोई गुजरात में बैठा है, सबको हरियाणा में अपने लिंक निकालने हैं। जो भी संगठन है हरियाणा में पेंशनर से जुड़े हुए, उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि अब चलो आप सरकार का विरोध नहीं करना चाहते, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खेमे में नहीं जाना चाहते, लेकिन आप अपना विरोध नोटा के जरिए तो दिखा सकते हैं। वो कोई भी संगठन हो, मेरी कोई भी नेता हो पेंशनर का, हमारे आपके बीच में कोई भी विवाद हो, मैं आपसे माफी मांग लेता हूं अगर मैंने कुछ ऐसा कहा हो। देखिए गुस्सा आता है तो निकल जाता है, तो हम आपसे कहते हैं आपका भी संगठन और हम सब मिलकर तय कर लें यूनानिमसली कि नोटा को इतना वोट दिलवा देना है कि अगली बार नोटा की बात, पेंशनर की बात आए तो कह रहे पेंशनर जिसको चाहे उसको जिताए, जिसको चाहे उसको हराए, ऐसी बात हो जाए। मैं सभी लीडर्स से अपील करना चाहता हूं, मैं सभी पेंशनर के संगठन से अपील करना चाहता हूं कि भैया इसको आंदोलन बना दो, नोटा को वोट देंगे, इसको आंदोलन बना दो। मैं तो लगातार इस पे काम करूंगा, क्योंकि जैसे ही आपका प्रतिक्रिया आएगी, अगर सपोज करिए सब लोगों ने कह दिया कि भाई नोटा को नहीं बनाना है, ऐसा लिख दिया, नोटा को नहीं करना है, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो मैं ये नहीं करूंगा। अगली वीडियो में मैं ये आइडिया छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने ये आइडिया आपके सामने रख दिया है, क्योंकि यही ब्रह्मास्त्र है। मेरी समझ में तो यही आ रहा है, जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारे पास सोच है, जो हमारे पास शक्ति है, उसमें मुझे यही समझ में आ रहा है कि यही सबसे कारगर, सटीक और किफायती उपाय है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसे कर लेते हैं, अगर हम नोटा रूपी ब्रह्मास्त्र को चला देते हैं, तो अगली जब 5 तारीख की वोटिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा और उसमें कहीं साफ साफ रिफ्लेक्ट हो रहा हो कि आधे % से नोटा कूद कर 2-2.5% पर आ गया, यानी 2% वोट पर आ गया, और वो 2% वोट ये तय कर रहा है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, तो हमें कोई भी दरकिनार कर नहीं पाएगा। कि महाराष्ट्र में तो फिर और बड़ा हम कर देंगे कांड। अगर हम हरियाणा में 1-2% कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है 5 से 10% कर देंगे। तो महाराष्ट्र में तो सरकारें तुम्हारे अगर चरणों में ना लेट जाएं, तुम्हारे पैरों में अगर दंडवत करके पेंशन ऐसे लेकर हाथ में लेकर ना पहुंचे, तो आप बोल देना कि मनोज सुराजी तुम गलत थे और हम सही थे। सबकी सुनी आपने 10 साल तक सब बातें सुनी, पॉलिटिकली माइंड बनकर, पॉलिटिकली कंसोलिडेट होकर, संगठित होकर पहली बार मेरी सुन लो। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपसे इल्तिजा कर रहा हूं कि इस बार आप कांग्रेस के हो, बीजेपी को, अनाप के हो, शनाप के हो, बीएसपी के हो, जेजेपी के हो, फलाने ढिम के किसी के भी हो, जाट हो, नॉन जाट हो, कम से कम इस बार पेंशनर बन जाओ। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस बार पेंशनर बन जाओ और हरियाणा के चुनाव में पेंशनर बन जाओ, और नोटा को अपना कैंडिडेट बनाकर नोटा को इतना बड़ा दिखाओ कि तुम्हारे वोट को कोई दरकिनार ना कर सके। और कमेंट में लिख देना कि नोटा। तो अगला वीडियो आएगा, उसके अंदर मैं और आंकड़े खुलासा करूंगा, सीट वाइज क्या होता है, कैसे होता है, रणनीति और बनाएंगे, कंटेंट और बनाएंगे, वीडियो और बनाएंगे, बहुत सारी चीजें बनाएंगे। थोड़ी वीडियो लंबी है, लेकिन अगर ब्रह्मास्त्र चलाना है, अगर हमको पेंशनर को पेंशनर का हक दिलाना है, तो ये वीडियो आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, हरियाणा में भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, हरियाणा वालों को समझा देना, हरियाणा वाले पेंशनर को समझा देना है कि अब गेंद आपके पाले में है। हरियाणा के पेंशनरों ध्यान से सुन लो कि अब ये मैच तुमको जीतना है, ये मैच तुमको जिताना है, और तुम्हारा मैच, ये लीग मैच है, फाइनल मैच महाराष्ट्र में होगा, ये सेमीफाइनल है।
सेमीफाइनल में नोटा जीत जाए और फाइनल में अगर फाइनल खेलने की जरूरत ही ना पड़े, क्या पता काम हो जाए। सेमीफाइनल से ही इतना आप धुआंधार कर दो कि फाइनल खेलने की जरूरत ना पड़े, और फाइनल खेलेंगे फिर हम अपने कैंडिडेट के साथ खेलेंगे, इसी उम्मीद के साथ, इसी इल्तिजा के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ कि अब आप ये ब्रह्मास्त्र चलाओगे। अच्छा, ये ब्रह्मास्त्र अकेला मनोज स्वराजी नहीं चला सकता। मनोज स्वराजी ने ये आइडिया रखा है, हम सब मिलकर एकजुट होकर, सारे संगठन, सारे लोग, सभी जाति के धर्म के लोग मिलकर, सब मिलकर सिर्फ हरियाणा चुनाव में नोटा को अगर विनिंग मार्जिन से ज्यादा वोट दिलवा देंगे तो मुझे लगता है कि सारी पार्टियां, सारी सरकार के तोते उड़ जाएंगे और पेंशनर को विजय मिलेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। अगर मेरी बात से सहमत है तो नोटा लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद।